हाँ जी, स्टार्ट करते हैं कंपनी ऑडिट की रिवीजन। मैं एक बात बता देता हूं, बस ये रिवीजन क्लास आपने देखनी है, यही रिवीजन क्लास है, यही रिवीजन क्लास है आपने जो देखनी है। मैंने कहा कब? अपनी नेक्स्ट रिवीजन में, मतलब अब जब हम ऑडिट का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे ना, उसके बाद आपने बस ये रिवीजन क्लास को चलाना है। और जैसे ये रिवीजन क्लास चला लोगे, बस इसको सुनते जाना। 15-20 मिनट, आधे घंटे की जो क्लास है ये सुननी है, और उसके बाद खुद एक बार रिवीजन कर लेना। पूरा कंपनी ऑडिट आपके टिप्स पे हो जाएगा। राधे राधे सुशील जी, राधे राधे। हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन द कंपनी ऑडिट की रिवीजन। मैंने कहा कंपनी ऑडिट की रिवीजन में आपने बस सबसे पहले तो इन सेक्शंस पे फोकस करना है। मैंने कहा क्या क्या सेक्शन है सर? 139 में ऑडिटर आएगा, 140 में ऑडिटर जाएगा, 141 में एलिजिबल होगा, तभी 142 की रेम्युनरेशन कमाएगा। 142 की रेम्युनरेशन कमा के उसने खरीदा बोनविटा। मैंने कहा बोनविटा से आ गई पावर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट ड्यूटी। मैंने कहा पावर एंड ड्यूटीज का सेक्शन हो गया सेक्शन 143। मैंने कहा जब ज्यादा पावर आ जाए तो कुछ ऐसी चीजें जो ऑडिटर ने नहीं करनी, सारे बच्चे अब मेरे साथ दोहराना, जरूरी नहीं है आप चैट बॉक्स पे लिखो, बट यू शुड से इट विद मी। जहां पे भी आप बैठे हो बस मेरे साथ बोलते जाओ, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट ड्यूटी। और ज्यादा हमको जो पावर आ जाती है तो कुछ सर्विसेज रेंडर नहीं करनी, वो लिखे सेक्शन 144 में। मैंने कहा सेक्शन 144 के अलावा इसके बाद क्या बोला था? मैंने कहा बेसिक कुछ काम करने, यानी ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट साइन करनी है सेक्शन 145, एंड ऑडिटर ने ड्यूटी है टू अटेंड द जनरल मीटिंग सेक्शन 146। ये बात आपने याद रखनी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब ऊपर लिखी गई चीजों में कोई गलती कर दी अगर ऑडिटर ने, तो 147 में पेनल्टी लग जाएगी। एंड 148 इज अबाउट कॉस्ट ऑडिट, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर ने कहा हमको भी तो एक सेक्शन दो, तो सेक्शन 148 हमने कॉस्ट ऑडिटर को दे दिया। फिर हमने बात करी 139 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की। सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर मतलब, मैंने कहा दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, एक होती है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहले अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन से ऑडिटर की बात करें? फर्स्ट ऑडिटर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर कौन लाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने फर्स्ट ऑडिटर लाने के लिए कितना टाइम दिया? 30 डेज। हम दोनों ने एग्रीमेंट किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमेशा 30 डेज देंगे, तो 30 डेज दे दिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं ला पाए तो अब कौन लेके आएगा? मैंने कहा मेंबर्स लेके आएंगे विद इन 90 डेज। मैंने कहा कौन सी मीटिंग में? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब मेंबर्स लाएंगे 90 डेज में एट एन ईजीएम। और वो ऑडिटर कब तक कंटिन्यू करेगा? मैंने कहा पहला ऑडिटर है तो पहली एजीएम तक कंटिन्यू करेगा। सर अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात की जाए तो मैंने कहा हमेशा सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम पे आता है। एजीएम पे आएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक कंटिन्यू करेगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। प्लस हर एजीएम पे, हर मीटिंग पे शेयर होल्डर्स को रेटिफाई करनी पड़ेगी उसकी अपॉइंटमेंट। दूसरी चीज, ये जो ऑडिटर आएगा इसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा दैट ही कंप्लाइज विद ऑल द कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141। प्लस जिस ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया है हम उसको कन्वे करेंगे हमारी एक्सेप्टेंस, प्लस आरओसी के साथ फाइल करेंगे उसकी अपॉइंटमेंट। मैंने कहा कितने दिनों में? सारे बच्चे मुझे बताओ कितने दिनों में? सर 15 दिनों में। 15 डेज के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा इन द फॉर्म ADT1 कि हमने एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। फिर हुई थी बात गवर्नमेंट कंपनी की। मैंने कहा गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है? सर फर्स्ट ऑडिटर कौन लेके आएगा? गवर्नमेंट कंपनी के केस में C&AG। गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो महाराजा होता है, जो साहिब जी होते हैं, वो होते हैं C&AG। मैंने कहा फर्स्ट ऑडिटर लेके आएगा C&AG। कितने टाइम में? तो सारे बच्चे बोलेंगे 60 डेज, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बड़ा है C&AG, तो उसको हमने डबल टाइम दिया। मैंने कहा 30 की जगह 60 डेज दिए। प्लस 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 प्लस, क्या आपको याद है 60 डेज के बाद अगर वो नहीं ला पाता तो हम किसको मौका देते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कितने दिन? 30 डेज। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पाएंगे तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज। नहीं, 90 में से 30 तो बोर्ड ले गया। मैंने कहा 60 डेज, हाय मेरा बोर्ड ले गया। 30 डेज बोर्ड ले गया। तो इस तरह से आपने याद रखना 60 डेज के अंदर अंदर मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे। वाह जी वाह। और ये ऑडिटर कब तक कंटिन्यू करेगा? पहला ऑडिटर तो पहली एजीएम तक। पहला ऑडिटर है, पहली एजीएम तक है। तो ये बात आपने याद रखनी थी। अब गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर, हाँ कॉस्ट ऑडिटर वाली केस लगेगा यहाँ पे। सेक्शन कह रहा हूं, डेज कितने थे? मैंने कहा 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और ये कब तक होल्ड ऑफिस करेगा? मैंने कहा इस केस में ही विल होल्ड द ऑफिस टिल द एजीएम। तो ये बात आपने याद रखनी थी। तो ये सारी बातें तो हो भी गई। फिर बात करी कैजुअल वैकेंसी की। सर कैजुअल वैकेंसी का क्या मतलब है? कैजुअल वैकेंसी का क्या मतलब है? तो मैंने कहा कैजुअल वैकेंसी का मतलब है ऑडिटर ऑडिट कर रहा था बट चला गया। मैंने कहा क्यों चला गया? हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो गया हो सकता है ऊपर ही चला गया हो, कुछ भी हो सकता है, पर हमको नया ऑडिटर लाना है, हमारे पास समय नहीं है। तो क्या मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी? द आंसर इज नो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे 30 डेज के अंदर अंदर। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे ये कब तक कंटिन्यू करेगा? मैंने कहा जल्दबाजी में आया है ना, तो 6 साल तक इसको, 5 साल तक हम इसको नहीं रख सकते, नेक्स्ट एजीएम तक ही कंटिन्यू करेगा। बट अगर हमारा पुराना ऑडिटर रिजाइन कर गया, रिजिग्नेशन की वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी हुई है, मतलब बोर्ड के साथ गड़बड़ है, तो मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स। जी हां, 3 महीनों में, 3 महीनों में मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा।
अगर यही गवर्नमेंट कंपनी हो, मैंने कहा अगर यही गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल कौन अपॉइंट करेगा, तो मैंने कहा गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट करेगा C&AG, गवर्नमेंट कंपनी में C&AG अपॉइंट करेगा। मैंने कहा अगेन जल्दी लाना है तो 30 डेज ही देंगे C&AG को, यहां पे 60 डेज मत बोल देना, यहां पे 60 डेज मत बोल देना। सारे बच्चे एकदम धुआंधार चल पड़े हैं, तो चैट में मजा आ गया देख के। तो मैंने कहा यहां पे भी C&AG कितने टाइम में लेके आएगा, 30 डेज के अंदर अंदर लेके आएगा। और नहीं ला पाया तो बोर्ड को तो हम हमेशा ही 30 डेज देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब अगर मैं बात करूं, हर एजीएम पे ऑडिटर क्या होता है, रिटायर होता है, वापस रीअपॉइंट होता है। पर रिटायरिंग ऑडिटर को हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे, उसकी अपॉइंटमेंट को रेटिफाई नहीं करेंगे। मैंने कहा कब, जब वो अनविलिंग है, या फिर वो डिस्क्वालिफाइड है, या फिर हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम इसको अपॉइंट नहीं करना चाहते, या फिर हमने स्पेशल रेजोल्यूशन अपॉइंट कर दिया है कि हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं। तीनों में से अगर कोई भी केस हुआ तो रिटायरिंग ऑडिटर विल नॉट बी रीअपॉइंटेड। इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी है, जो कि आज की इस रिवीजन क्लास के बाद मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, 139 सबसेक्शन 10 में हमने एक बात बोली, अगर किसी एजीएम पे रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होता, अगर किसी एजीएम पे रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होता या कोई और ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता, तो सिंपल सी बात है रिटायरिंग ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा, बेसिक चीज है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जनरली, सपोज एक ऑडिटर है, ठीक है, एक ऑडिटर है, उसके 10 साल खत्म हो गए, यानी रोटेशन वाला प्रिंसिपल लग गया, उसके पांच के 2 पीरियड खत्म हो गए एक ऑडिट फर्म के। अब उसको एजीएम पे रीअपॉइंट तो किया नहीं और किसी को भी अपॉइंट नहीं किया, तो क्या वो ऑडिट फर्म कंटिन्यू कर सकती है? द आंसर इज नो। अगर उसके रोटेशन के 2 पीरियड्स खत्म हो गए हैं, 5 साल के 2 पीरियड्स खत्म हो चुके हैं, तो अब उस पर रोटेशन कूलिंग पीरियड लग जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, यानी अब बोर्ड को एक नया ऑडिटर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहां पे हो गया। फिर बात करी थी सेक्शन 141 की, तो मैंने कहा सेक्शन 141 सिंपल सी बात बोलते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। अगर मैं फर्म की बात करूं, अगर मैं बात करूं एलएलपी की, अगर मैं बात करूं फर्म की, अगर मैं बात करूं एलएलपी की, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई फर्म है, अगर कोई एलएलपी अपने नाम से अपॉइंट होना चाहती है एज एन ऑडिटर, तो वो नहीं हो सकती। वो तभी हो सकती है जब उसके मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, नॉट इन मॉरिशियस, नॉट इन दुबई, बट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। ये बात हमने डिस्कस करी थी। अब एक बात बताओ, क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर बन सकती है? द आंसर इज नो, बट एलएलपी बन सकती है, विच इज एन एक्सेप्शन। अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं या अगर मैं कंपनी का ऑफिसर हूं, अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, अगर मैं कंपनी का ऑफिसर हूं, तो मैं कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। सर ऑफिसर का क्या मतलब है? डायरेक्टर। कैसा भी डायरेक्टर हो, की मैनेजरियल पर्सन हो, शैडो डायरेक्टर हो, वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। प्लस अगर मैं पीओपी हूं, ईओई हूं, सर पीओपी ईओई मतलब ये तुषार कपूर वाली लाइन क्या बोल रहे हो? मैंने कहा पीओपी ईओई मतलब पार्टनर ऑफ ऑफिसर, पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, तो भी मैं कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। फिर सिंपल सी बात, क्या मैं कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं? तो आंसर इज नो। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट लग जाएगा, उस वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो ना तो खुद मैं एज अ पर्सन, ना मेरा कोई रिलेटिव, ना मेरा कोई पार्टनर कंपनी में इंटरेस्ट, सिक्योरिटी कुछ भी होल्ड नहीं कर सकता था। इस बात को सुन के फूफा जी नाराज हो गए। फूफा जी ने कहा क्या मैं कंपनी में शेयर इन्वेस्ट नहीं कर सकता? तो मैंने कहा फूफा जी कर लो, फूफा जी कर लो, पर उसी कंपनी में करना जिसमें मैं ऑडिटर बन रहा हूं। उसकी कंपनी की एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग किसी में भी मत करना, बट उसमें आप कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूं कैश की, कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, इन सब में मैं तो कुछ भी मैं 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरा पार्टनर भी 1 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर फूफा जी कर सकते हैं। मैंने कहा फूफा जी कितने कर सकते हैं? सर वो मैक्सिमम सिर्फ कंपनी में, जिस कंपनी में मैं ऑडिटर बन रहा हूं ना, उसमें 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बट क्या हुआ, उनको समझ नहीं थी। जैसे ही मैं ऑडिटर बना, उन्होंने और शेयर खरीद लिए, अब उनकी जो होल्डिंग है 1 लाख से ज्यादा हो गई है। तो क्या मैं फूफा जी को छोड़ दूं या फूफा जी से करेक्टिव एक्शन दिलवाना है? सर करेक्टिव एक्शन देना है। मैंने कितने दिन में? 60 डेज में। 60 डेज में अब करेक्टिव एक्शन दिलवाना है। उस 60 डेज के अंदर अंदर उनसे शेयर सेल ऑफ कराने पड़ेंगे एंड अल्टीमेटली मेरी क्वालिफिकेशन वापस आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बोला इनडेटनेस, क्या मैं कंपनी से लोन ले सकता हूं? यस मैं ले सकता हूं, मेरा रिलेटिव भी ले सकता है, मेरा पार्टनर भी ले सकता है, बट मैक्सिमम लोन कितना? मैंने कहा 5 लाख रुपए। मैक्सिमम लोन इज 5 लाख रुपए फ्रॉम द कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग। ओ माय गॉड, इतनी फास्ट? आपको भी इतनी फास्ट बनना पड़ेगा। इतनी फास्ट तो बनना ही पड़ेगा। अगर 1.5 दिन में ऑडिट रिवाइज करना तो आपके अंदर भी ये स्विफ्टनेस होनी चाहिए। कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और होल्डिंग कंपनी, ये हो गई हमारी कैश। सीधा सीधा कैश बोल लो, सीधा सीधा कैश बोल लो। उसके बाद गारंटी और सिक्योरिटी फॉर द इंडेटनेस ऑफ सम थर्ड पर्सन। तो मैंने कहा वो कितनी अलाउड है? मैंने कहा वो भी आपकी 1 लाख अलाउड है। वो उस केस में 1 लाख अलाउड है। तो मैं लिमिट्स बोल दूं 1, 5, 1, खत्म कहानी। क्या मैं जिस कंपनी का ऑडिटर हूं, क्या मैं उसके साथ बिजनेस रिलेशन कर सकता हूं? द आंसर इज नो, मैं उसके साथ कोई बिजनेस रिलेशन नहीं कर सकता। बट अगर कोई ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रही है, अगर कोई ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रही है, तो देन दैट ट्रांजेक्शन इज अलाउड, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। प्लस
क्या मेरे जो कंपनी है, जिस कंपनी का मैं ऑडिटर हूं, उसमें जो मेरा रिलेटिव है वो कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है? द आंसर इज नो। क्या वो कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन हो सकता है? द आंसर इज नो। सो मेरा रिलेटिव कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं एक बात बोलूं, ना तो मैं खुद कंपनी का डायरेक्टर हो सकता हूं, ना मेरा पार्टनर कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, ना मेरा कोई रिलेटिव कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। तो कोई डायरेक्टर नहीं चलेगा यहां पे। प्लस एक चीज और, क्या मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं तो मैं कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूं? द आंसर इज नो। अगर मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं तो मैं कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। दूसरी चीज, मैं मैक्सिमम कितनी कंपनीज का ऑडिट कर सकता हूं? 20 कंपनीज का। पर इसमें क्या नहीं आएगी? मैंने कहा छोटी कंपनीज। एक ऐसी कंपनी जिसमें 1% कंपनी है, दूसरी डोरमेंट कंपनी, तीसरी स्मॉल कंपनी, इस तरह की जो भी छोटी छोटी कंपनीज है वो इस सब में नहीं आती। प्लस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, उनको भी हम इसमें काउंट नहीं करते। बट याद रहे, प्राइवेट कंपनी वो जिसने कोई डिफॉल्ट ना कराओ इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। ठीक है जी, ठीक है। एंड नंबर ऑफ द पार्टनर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, उनको काउंट किया जाएगा। प्लस जो सीए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है उसको हम इस काउंट के पर्पस के लिए देखेंगे भी नहीं। ये बहुत ही शानदार एग्जांपल था, हम सबने क्लास में कवर किया था। इसमें मुझे लगता है किसी को भी कोई गड़बड़ नहीं लगी होगी। देन वी टॉक अबाउट फ्रॉड। सर एक बात बताओ, क्या मैं कंपनी के साथ फ्रॉड करता हूं या किसी के साथ भी फ्रॉड करता हूं तो क्या मैं किसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूं? द आंसर इज नो। अगर आप एक पर्सन हो जिसको कन्विक्ट किया है ऑफ फ्रॉड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, मैंने कहा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई बहुत बड़े कोर्ट ने आपको फ्रॉड के लिए पकड़ा है, तो आप 10 साल तक, रावण जी आप रावण हो, आप इंसान नहीं, आप रावण हो, आप फ्रॉड करते हो, तो 10 साल तक हम आपको कंपनी का ऑडिटर नहीं बनने देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 144। सारे बच्चे बताओ सेक्शन 144 की कौन कौन सी सर्विसेज थी? सबसे पहले तो बुक कीपिंग सर्विसेज। बी से क्या थी सर? बुक कीपिंग सर्विसेज, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। और कौन सी सर्विसेज थी? एक से क्या थी? एक्चुरियल सर्विसेज, एक्चुरियल यानी एक्चुरियल सर्विसेज। उसके बाद आईएन से क्या थी सर? आईएन से थी इंटरनल ऑडिट सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज थी। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल कौन सी सर्विसेज थी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यस, वेरी गुड वेरी गुड, सब एकदम सही सही जा रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट सर्विसेज, बेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। सारे बच्चों ने एकदम तूफानी तरीके से बिल्कुल सही सही बता दिया, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात बताओ, ऑडिटर चल रहा है, अचानक डिस्क्वालिफिकेशन हो गई तो क्या हो गया? कैजुअल वैकेंसी हो गई, और क्या हो गया है? फिर हमने बात करी रोटेशन ऑफ ऑडिटर की। अब ऑडिटर की रोटेशन कराएं, मैंने कहा किस पे एप्लीकेबल होती है रोटेशन ऑफ ऑडिटर? तो सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनीज को अपने ऑडिटर को कंटिन्यू नहीं कर सकती 5 साल 10 साल, डिपेंडिंग अपॉन वो इंडिविजुअल है या फर्म। प्लस स्मॉल कंपनीज को भी नहीं करती। अरे यार एक सेकंड में वीडियो पॉज करो, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पक्का कर लेते हैं। हाँ जी, तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अपडेट हो गई है। पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक चलेगी, प्लस टर्नओवर हमारी 20 करोड़ तक होनी चाहिए। तो 2 करोड़ 20 करोड़ और आसान कर दी इन्होंने, और आसान कर दी इसकी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, प्लस इसकी जो पेड अप कैपिटल है 2 करोड़ तक होगी और इसकी जो टर्नओवर है 20 करोड़ तक होगी। ये आपने बस बात याद रखनी है। पर आईसीआई ने तो स्टडी मटेरियल में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देने का जरूरी भी नहीं समझा। उसने कहा सब बच्चों को आती होगी, छोड़ो बच्चे हमारे नए नए प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो देख लेना, रीड करके जाना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस लिमिट क्या है? सारे बच्चे लिमिट बताओ। 10 50 50। सर 10 50 50 की लिमिट क्या है? तो मैंने कहा 10 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ की। फिर हमने बात करी बोरिंग्स की। मैंने कहा बोरिंग्स किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स। किस किस की बोरिंग है? किस किस की बोरिंग है? बोरिंग्स है 50 करोड़ तक की। अगर 50 करोड़ से ज्यादा की हो गई, 50 करोड़ या उससे ज्यादा की बोरिंग्स हो गई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आपके ऊपर रोटेशन लग जाएगा। तो रोटेशन की लिमिट क्यों हुई? 10 50 50, लिस्टेड कंपनी, काम खत्म। अब ये रोटेशन जिस पे लग गई तो क्या होगा? इंडिविजुअल 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं, और जो फर्म है वो 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। अब मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन, सर छोटे छोटे क्वेश्चन क्या? अगर इंडिविजुअल के 5 साल खत्म हो गए, फर्म के 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर खत्म हो गए, तो कितने साल का कूलिंग पीरियड? सारे बच्चे मुझे बताओ, सारे बच्चे सो गए। मैंने कहा जल्दी जल्दी जाग के बताओ, कूलिंग पीरियड कितने साल का? सर 5 साल का। 5 साल का कूलिंग पीरियड, 5 साल का कूलिंग पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है। सर अब तो ये भी याद हो गया। अनीशा जी क्या बढ़िया बात बोली। सर अब तो ये भी याद हो गया पेज के किस हिस्से पे कौन सी बात लिखी है। यही तो रिवीजन की पावर है, यही तो इंसान की सुपर पावर है। वेरी गुड वेरी गुड, तालियां तालियां। अब एक बात बताओ, मैं एक फर्म का ऑडिटर हूं, मैं एक फर्म का ऑडिटर हूं, हमारी फर्म के 5 साल कंप्लीट हो गए, सॉरी हमारी फर्म के 2 पीरियड्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर खत्म हो गए, पर एक और फर्म है और उस फर्म में और मेरी फर्म में एक कॉमन पार्टनर है, तो क्या कूलिंग पीरियड उस पर भी लग जाएगा? द आंसर इज यस। जिस भी फर्म्स में कॉमन पार्टनर होगा और एक फर्म पे कूलिंग पीरियड लग रहा है तो दूसरी फर्म पे भी लगेगा। अब दूसरी चीज सुनना, मेरी फर्म का पार्टनर
जो खाते पे साइन करता था, मेरी फर्म का पार्टनर जो खाते पे साइन करता था, वो मेरी फर्म से रिटायर होकर दूसरी फर्म में चला गया, वो मेरी फर्म से रिटायर होकर दूसरी फर्म में चला गया, तो क्या अपने साथ कूलिंग पीरियड वो दूसरी फर्म में भी ले जाएगा? आंसर इज यस, वो अपने साथ कूलिंग पीरियड दूसरी फर्म में भी ले जाएगा। ये बात आपने बस ध्यान में रखनी थी। अब यहां पे हम आए थे ऑडिट कमिटी के साथ। ऑडिट कमिटी की तो डेफिनेशन वही है जो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले में पढ़ते हो, सेम टू सेम लिमिट्स है। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और पब्लिक कंपनी में क्या है लिमिट्स? मैंने कहा 10 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल, 50 करोड़ के लोन्स, डिवेंचर्स, डिपॉजिट, यहां पे याद रख लेना एक्सीडिंग है, एंड टर्नओवर के केस में आपने 100 करोड़ की लिमिट देखनी है। बस यही बातें आपने यहां पे देखनी है। यहां पे लिख दो सेम लिमिट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आप लिमिट्स पढ़ते हो, सेम वही लिमिट्स हैं। ठीक है, अब आती है बात मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर। सर ये ऑडिटर को सिलेक्ट कैसे किया जाता है? तो मैंने कहा सामने वाले की क्वालिफिकेशन, सामने वाले के एक्सपीरियंस, उसके अगेंस्ट कौन कौन से मिसकंडक्ट चल रहे हैं, ये सारी बातें देखी जाती है। फिर ऑडिट कमिटी जो नाम है वो रिकमेंड करती है बोर्ड को, बट हम सबको पता है एंड में चलती किसकी? बोर्ड की चलती है। अगर बोर्ड एग्री करेगा तो वही नाम एजीएम में भेज देगा, अगर बोर्ड को वो नाम पसंद नहीं आया तो वो रेफर बैक कर देगा। मैंने कहा किसको रेफर बैक कर देगा? सर वही नाम वो रेफर बैक कर देगा ऑडिट कमेटी को, साइटिंग द रीजंस। ऑडिट कमेटी अगर रिकंसीडर नहीं करती तो बोर्ड अपना नाम, अपनी पसंद का नाम एजीएम में भेज देगा, प्लस वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि क्यों वो अपने नाम को भेज रहा है। प्लस ये जो ऑफिस है ये कब तक होल्ड करेगा ऑडिटर? 6th एजीएम तक। ऑडिटर की रिम्यूनरेशन में क्या आता है? मैंने कहा 3 चीजें आती है। ऑडिटर की रिम्यूनरेशन, जो उसको पैसा मिल रहा है, जो उसके एक्सपेंस रिइंबर्समेंट हो रही है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसको जो फैसिलिटीज मिल रही है। ऑडिटर की रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? मैंने कहा वही जो उसको अपॉइंट कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है बोर्ड, तो वही उसकी रिम्यूनरेशन डिसाइड करेगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं मेंबर्स, तो वही उसकी रिम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। फिर हमने बात बोली सेक्शन 140 ऑडिटर का रिमूवल, यानी 139 में ऑडिटर आएगा, 140 में ऑडिटर जाएगा। मतलब 140 में जब ऑडिटर जाता है, हम ऑडिटर को निकाल रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैंने कहा 3 अप्रूवल लगेंगे, किस किस के? बोर्ड का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और शेयर होल्डर का, और शेयर होल्डर का लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कब लेना है? बोर्ड के अप्रूवल से ठीक 30 डेज के अंदर अंदर, बोर्ड के अप्रूवल से ठीक 30 डेज के अंदर अंदर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है। मैंने कहा ADT 2 ऑडिटर तू यहां से निकल यार ऑडिटर। हमने ऑडिटर को बोला भाई जब निकलो, गेट आउट, ऐसे करके हमने ऑडिटर को निकाल दिया। और सिंपल सी बात है, जब ऑडिटर को निकाला उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया। अब हमको मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो मैंने कहा 30 डेज की जगह हमको 60 डेज लगेंगे, 30 डेज की जगह 60 डेज लगेंगे, और मेंबर से हम स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल लेंगे। प्लस द ऑडिटर हु इज गेटिंग रिमूव्ड विल गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। फिर हमने बात करी थी रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर की। सर अगर ऑडिटर को निकाल दे, ओहो, अभी हम ऑडिटर को ऊपर वाले सेक्शन में निकाल रहे थे, यहां तो ऑडिटर खुद जा रहा है। ऑडिटर कह रहा है ADT 3 अब मैं हो गया फ्री। तो जैसे ही ऑडिटर रेजिग्नेशन डालेगा 30 डेज के अंदर अंदर उसको बताना किन किन को। मैंने कहा सबसे पहले तो बताएगा कंपनी को, बाय 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 बाय। दूसरा वो बताएगा ROC को, बाय 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 बाय। तीसरा वो बताएगा C&AG को, मैंने कहा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको भी उसको बता के जाना पड़ेगा। अब मैं निकल के जा रहा हूं। C&AG को कब बताना? जब वो गवर्नमेंट कंपनी है। प्लस वो रीजन बताएगा, रेलिवेंट फैक्ट्स बताएगा, अगर नहीं बताए 50,000 की पेनल्टी और रिम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, प्लस 500 पर डे की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 2 लाख रुपए। ये पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी थी आपने। फिर आती है बात ट्रिब्यूनल। क्या ट्रिब्यूनल ऑडिटर को निकाल सकता है अगर वो फ्रॉडलेंट मैनर में एक्ट करे? द आंसर इज यस, निकाल सकता है। मैंने कहा कब? जब उसके पास एप्लीकेशन आएगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की और अदर रेलिवेंट पर्सोनल, या उसको सुओ मोटो अंदर से फीलिंग आ रही है, उसको अंदर से फीलिंग आ रही है ट्रिब्यूनल को कि उसको निकाल देना चाहिए। मैंने कहा कब निकालता है? जब ऑडिटर हैज एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर और abated or colluded in a fraud in or against the company, director or officers of the company, then tribunal may by its order the company to change its auditor। बट अगर ये एप्लीकेशन किससे आई है? मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओ माय गॉड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन करी कि भाई ऑडिटर को निकाल दो, तो 15 दिन के अंदर अंदर एक्शन लेगा और ऑडिटर को निकाल देगा। और ये जो ऑडिटर निकलेगा ये 5 साल तक डिस्क्वालीफाइड है फ्रॉम बिकमिंग एन ऑडिटर। प्लस 447, जी हाँ 447 की पेनल्टी भी लगेगी। वाह गुरु वाह, मजा आ गया। सेक्शन 140 अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, यानी जो ऑडिटर रिटायर करके वापस रीअपॉइंट होने वाला था, हमने कहा इसको हटाओ, हम एक नया ऑडिटर लाना चाहते हैं। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, यहां लगेगा स्पेशल नोटिस। और जब आप स्पेशल नोटिस दोगे तो इस केस में जो ऑडिटर निकाला जा रहा है उसको राइट है टू रिप्रेजेंटेशन, ही विल रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, प्लस ही शुड नॉट यूज दिस राइट फॉर अनपब्लिसिटी, मतलब उसको पब्लिसिटी के लिए यूज नहीं करना चाहिए।
तो ये चीज हमने इसमें समझी थी कि वो अनडिजायरेबल पब्लिसिटी के लिए इस राइट को अब्यूज ना करे। ठीक है, तो ये बड़ा ये नॉर्मल सा सेक्शन था, इसमें कुछ ज्यादा मसाला था नहीं। फिर हमने डिस्कस करा था राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने की राइट किसके पास है? ऑडिटर के पास। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्हीं को रेफर कर सकते हैं या मिनट्स बुक को भी रेफर कर सकते हैं? मैंने कहा एवरीथिंग दैट द ऑडिटर कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, एवरीथिंग जो ऑडिटर को नेसेसरी लगता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, ऑडिटर उसको एक्सेस कर सकता है। मैंने कहा ऑडिटर को पावर किसने दी? सारे बच्चे मुझे बताओ ऑडिटर को ये चीज की पावर किसने दी? कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है जो ये ऑडिटर को पावर देता है कि वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है? सारे बच्चे मुझे बताइए बात। $139 में ऑडिटर आएगा, 140 में जाएगा, 141 में एलिजिबल होगा, तभी 142 की रिम्यूनरेशन कमाएगा। रिम्यूनरेशन कमा के खरीदा बोनविटा, बोनविटा से पावर आई। ठीक है, कभी कभार लगता है मेरी ऑडिट वीडियोस कैडबरी स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाँ, कैडबरी स्पॉन्सर कर रहे हैं सर। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, मिनट्स देखना जरूरी है, क्योंकि मिनट से हमको पता चलता है डिसीजंस टेकन बाय द शेयर होल्डर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। राइट 146 में सिंपल सी बात बोली, कंपनी को कुछ करना है। क्या करना है? जब भी मीटिंग करेगी तो ऑडिटर को न्योता देना कि ऑडिटर जी आप अपनी मीटिंग में आइए। दूसरी बात, क्या ऑडिटर के लिए मीटिंग अटेंड करना जरूरी है? द आंसर इज यस, अनलेस ही इज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी। वो खुद भी आ सकता है, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है, हु शुड आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो बंदा भी क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्वेश्चन ऑफ लियन, छोटी सी बात एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा मसाला नहीं था, बट द पॉइंट इज 143 सबसेक्शन 1, ड्यूटी टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स, यानी ये वो मैटर्स है जिन पे हमको इंक्वायरी करनी है, रिपोर्ट नहीं करना। रिपोर्ट तभी करना जब हमको इन मैटर्स पे कोई मजेदार चीज ना मिले। मैंने कहा ए का मतलब क्या सर? ए का मतलब है एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ द कंपनी शुड बी प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बी यानी बुक एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मेयरली रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्रीज should not be prejudicial to the interest of the company। सर सी का मतलब क्या है? मैंने कहा in case of company other than investment or banking company where the company has sold its assets in the nature of shares, securities at a price less than the purchase price, यानी जितने भी खरीदे थे उससे कम में सेल कर दिए। yes or no? yes sir। and D मतलब deposits where the loans or the on advances of the company have been shown as deposits। E का मतलब क्या? expenses whether the personal expenses of the company have been charged to revenue account। F का मतलब है for cash whether the shares of the company have been sold for cash, क्या कैश एक्चुअल में मिली है, and if not the position showed by the company's books of accounts is CRN, करेक्ट, रेगुलर, नॉट मिसलीडिंग। यहीं तक हमारी बात हुई थी सर, यहीं तक हमारी बात हुई थी। 143 सबसेक्शन 3 बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इसमें हमें कई सारे मैटर्स पे रिपोर्ट करना है। मैंने कहा सिंपल सी बात है, वन गन सर, गन दिखा के हमने ऑडिटर को बोला क्या हमको इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिली है, एंड इफ नॉट whether the position showed by the financial statement is correct, क्या उस पे हमारा कोई इंपैक्ट तो नहीं आया सर। टू शू, जब भी हम जूते को हाथ लगाते हैं क्यों क्या नहीं करना? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हैंडल नहीं करना, यानी वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड जिन जगहों पे हम नहीं जा पाए, जिन ब्रांचेस पे हम नहीं जा पाए, क्या वहां पे हमको प्रॉपर समराइज रिटर्न्स आई है कि नहीं आई है, ये चीज भी हमको देखना है। ट्री सर, ट्री का क्या मतलब है? ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस। मैंने कहा सिंपल सी बात है, जहां पे भी कंपनी के ब्रांच ऑफिसेज हैं, जहां पे वो अकाउंट का ऑडिट खुद नहीं करती, कोई और करता है, क्या उनसे हमको प्रॉपर रिपोर्ट्स आई हैं? मैंने कहा 4 का क्या मतलब था सर? डोर, जैसी दरवाजा खोला क्या गिरा सिर पे आके? बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट। मैंने कहा यही बैलेंस शीट और पीएनएल दे शुड बी इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। 5 नाइफ, यानी नाइफ दिखा के ऑडिटर ने पूछा, ए कंपनी क्या तुम कंप्लाई करते हो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से? 6 विक्स सर, विक्स का मतलब है ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर prejudicial to the interest of the company or they have an adverse effect on the interest of the company। सर इसके बाद क्या था? 8 डेट पे कब जाएंगे? जब क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हम रिजर्वेशन कराएंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोई भी एडवर्स रिमार्क पास नहीं करेंगे। हाँ, अम्मी जान कहती थी। तो मैंने कहा क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन एंड एडवर्स रिमार्क, ये हमको याद रखना है 8 डेट के केस में। 7 क्या था सर? हेवन था, मतलब जब भी ऑडिटर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 तो वो चले जाएगा सीधा सीधा हेवन में। एंड 9 वाइन पी के ऑडिटर का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल खराब हो जाता है एंड अल्टीमेटली उस पर रिपोर्ट करना भी जरूरी है। 10 हैन, मुर्गी ने दिए 3 बच्चे, जो पहले 3 थे अब 6 बच्चे हो चुके हैं। इस सब के लिए सारे बच्चे बोलेंगे थैंक यू नीरज अरोड़ा सर को, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे ये मेमोरी टेक्निक मिली जो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रहा हूं। ठीक है, तो रूल 11 में हमको सिंपल सी बात याद रखनी है, वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड impact of pending litigations on its financial position in the financial statement। प्लस हमने क्या प्रोविजन बना रखा है? मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस का ऑन द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर क्या हमने जो
अमाउंट ट्रांसफर करनी थी, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, क्या वो टाइमली ट्रांसफर करी, प्लस ये जो भी हमारी गफले वाली ट्रांजैक्शंस थी, ये जो भी गफले वाली ट्रांजैक्शंस थी, क्या इनके रिगार्डिंग प्रॉपर डिस्क्लोजर है नोट्स टू अकाउंट्स में, और क्या इसके रिगार्डिंग हमने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले रखी है। एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स थे डिविडेंड एज पर सेक्शन 123, एंड लास्ट पॉइंट था क्या कंपनी के पास प्रॉपर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ट्रेल, एंड ये ऑडिट ट्रेल अगर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, इसके साथ कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। प्लस क्या कंपनी को, क्या ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि जो भी डायरेक्टर्स को रिम्यूनरेशन मिली है दैट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ 197। द आंसर इज यस। मैंने कहा कौन सी हेडिंग के अंडर, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसका होगा सेक्शन रिपोर्ट ऑन लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इस पे रिपोर्ट होगा। प्लस अगर मैं कोई भी क्वालिफिकेशन और नेटवर्क रिपोर्ट देता हूं, कोई भी क्वालिफिकेशन और नेगेटिव रिपोर्ट देता हूं, तो मुझे उसकी रीजन बताना जरूरी है। क्या मुझे एसएस के साथ कंप्लाई करना है? द आंसर इज यस। ये बताया सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 ने, एंड यही चीज इसी के रिगार्डिंग हमारा मिसकंडक्ट होता है क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। फिर से क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। फिर एक बात बताओ, क्या मुझे ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है? द आंसर इज यस। सेक्शन 145 कहता है ऑडिट रिपोर्ट साइन करो, एंड यही ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी मेंबर्स के लिए इंस्पेक्शन के लिए। फिर हमने बात करी थी बहुत ही अमेजिंग सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। एक बात बताओ, 143 सबसेक्शन 12 कहता क्या? गापा, हाँ, क्लॉज 9 गापा, ठीक है, गापा वाली चीज बिल्कुल सही बोली आपने, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। अब एक बात बताओ, 143 सबसेक्शन 12 ने क्या बोला? देखो सिंपल सी बात, एज एन ऑडिटर अगर आपको फ्रॉड मिला, मैंने कहा कितना, 1 करोड़ रुपए देना, तो मैंने कहा सिंपल सी बात है 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का फ्रॉड मिला तो सिंपल सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको बताओगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेक्रेटरी को। उसकी जो सेक्रेटरी जी है उसको कॉल करना, हाय सेक्रेटरी जी कैसी हैं आप? तो वो सेक्रेटरी बोलेगी हाँ मैं बढ़िया हूं, आप बताइए। तो आप बोलना मुझे फ्रॉड मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बट सीधा सेक्रेटरी को कॉल नहीं करना। मैंने कहा सेक्रेटरी से पहले किसको कॉल करेंगे? सारे बच्चे मुझे बताओ, सेक्रेटरी से पहले किसको बताना है? देखते किस किस बच्चे को याद है, बिना चीटिंग करे सारे बच्चे बताना, सेक्रेटरी से पहले किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट की सेक्रेटरी से पहले किसको बताओगे तुम, ये बताओ। बोर्ड और एसी को, एसी क्या मतलब है? एयर कंडीशनर, ऑडिट कमेटी। तो बोर्ड और ऑडिट कमेटी में से किसी एक को पहले बताना है। मैंने कहा कितनी जल्दी? 2 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर बताना, और 45 डेज तक वेट करना कि उनका रिस्पॉन्स आएगा। मैंने कहा जैसे ही 45 डेज बाद उनका रिस्पॉन्स आए, 3 चीजें सेक्रेटरी को भेजनी है। मैंने कहा क्या क्या? आपकी रिपोर्ट, रिप्लाई, प्लस आपके क्या कमेंट्स है, ये सेक्रेटरी को भेज देना। मैंने कहा कितने दिनों में? 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन के अंदर अंदर सेक्रेटरी को मेल लिखना और उसमें बता देना ऐसे करके फ्रॉड हुआ, चुपचाप देख लो, ठीक है, आपका काम हो गया। पर अगर बोर्ड का रिप्लाई नहीं आया, ओ माय गॉड, बोर्ड का रिप्लाई नहीं आया, तो बोर्ड का रिप्लाई नहीं आया तो क्या हो गया? 45 डेज तक वेट करेंगे, नहीं आता तो अपनी रिपोर्ट भेज देना सेंट्रल गवर्नमेंट को, काम खत्म। अब एक बात बताओ, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है तो क्या करें? तो वो फ्रॉड डिस्क्लोज होगा बोर्ड की रिपोर्ट में। तो भी आपको बोर्ड को तो बताना ही है 2 दिन के अंदर अंदर, पर वो जो फ्रॉड है वो बोर्ड की रिपोर्ट में डिस्क्लोज होगा। उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, प्लस बोर्ड ने क्या करेक्टिव एक्शन लिया, वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। एक बात और, इसमें अगर आपको फ्रॉड रिपोर्ट करना था और आपने नहीं किया तो पेनल्टी कितने लगेगी? मैंने कहा 5 लाख, 1 लाख। लिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख की पेनल्टी, अनलिस्टेड की कंपनी के केस में 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। एक चीज और बताओ मुझे, ये जो फ्रॉड रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, क्या ये सिर्फ कंपनी ऑडिटर पे या कॉस्ट ऑडिटर पे भी है? तो कॉस्ट ऑडिटर पे भी है। कंपनी सेक्रेटरी वाला जो ऑडिटर होता है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, उस पे भी है? आंसर इज यस, उस पे भी है। तो मैंने कहा दोनों पे रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। सिर्फ कंपनी ऑडिटर को नहीं बोला रिपोर्ट करने के लिए फ्रॉड, बाकी दोनों को भी बोला है, ठीक है। ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स की बात करते हैं। ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स में तो बहुत सिंपल पॉइंट था। ब्रांच ऑफिस में इन्होंने क्या बोला, जो कंपनी के खाते हैं, जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो वैसे तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी चाहिए, बट इन्होंने कहा कि जो ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ब्रांच के ऑफिस पे हो सकती है। प्लस 143 सबसेक्शन 8 ने एक बहुत प्यारी बात बोली, क्या? ब्रांच का ऑडिट ना कोई लोकल ऑडिटर भी कर सकता है, ब्रांच का ऑडिट कोई लोकल ऑडिटर भी कर सकता है, बट दैट पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर। प्लस हम अपनी जो ओवरऑल कंपनी की रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें हम उस ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे, तब उसमें एसएस 600 लग जाएगा। एसएस 600 की हमने ऑलरेडी इसमें अच्छी खासी रिवीजन कर ली थी, क्योंकि हम उसका काम यूज करने वाले, तो हम उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे प्लानिंग स्टेज पे, उसको समझाएंगे कौन से एरियाज में स्पेशल कंसीडरेशन लगती है, कौन कैसे वो ऑडिट प्रोसीजर से आइडेंटिफाई कर सकता है इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन दैट रिक्वायर डिस्क्लोजर। प्लस उसको बोलेंगे ये टाइम टेबल है, काम खत्म करके देना मेरे को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसको बोलेंगे तेरे को अकाउंटिंग आनी चाहिए, ऑडिटिंग आनी चाहिए, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आनी चाहिए। एंड एक चीज और है जो आपको याद रखनी है। मैंने कहा क्या याद रखवानी है उससे, आपने एक चीज और उसको बोलनी है कि ये जो सारी चीजें हैं ये तो उसने टाइम टेबल्स के हिसाब से करनी है, प्लस आपने उससे रिप्रेजेंटेशन भी लेके चलनी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर ये पॉइंट क्लियर है, इसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर लास्ट में हमको देखना है कि उसके ऑडिट प्रोसीजर्स और जो ऑडिट प्रोसीजर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वो दोनों सेम हो, तो उससे हम क्वेश्चनर और चेकलिस्ट ले लेंगे। 141 सबसेक्शन 3C कहां से आ गया?
वो तो हम वहां पे ऑलरेडी इसके बारे में आई थिंक ब्रांच की बात कर चुके हैं। राइट 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 राइट, वहां पे हम इसकी ब्रांच की बात कर चुके हैं। अब आ जाओ, अब आ जाओ कॉस्ट ऑडिट पे। अब सारे बच्चे आ जाओ कॉस्ट ऑडिट पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बिल्कुल सही जा रहे हैं। कॉस्ट ऑडिट की बात कर लेते हैं। मैंने कॉस्ट ऑडिट मतलब सेक्शन 148, बड़ा ही प्यारा सेक्शन है, कुछ नहीं कहता है आपको, बस छोटी सी बात कहता है कुछ कंपनीज है जिन पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, कुछ कंपनीज है जिनको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ता है, बट कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कौन सी कंपनीज? जिनका रेवेन्यू का 75% या उससे ज्यादा शेयर एक्सपोर्ट के फॉरेन करेंसी में आता है, या फिर ये कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे, या फिर ये बिजली कंपनी है। मैंने कहा मतलब दे आर हैविंग अ कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजिंग इट फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर ये पॉइंट क्लियर है, मजा आ गया। सारे बच्चे घूंट पी लो पानी का, ठीक है, कोई और चीज का घूंट नहीं पीना, अभी पानी का घूंट लगा लो सारे के सारे बच्चे। हाँ सर आप भी लगा लो, मजा आ रहा है। ओहो आधा घंटा हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला, आधा घंटा हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हो, टेंशन मत लो। अरे सॉरी क्यों बोल रहे हो यार, कोई बात नहीं, इतना हल्का फुल्का चलता है इधर उधर, ठीक है। हु कैन बी अ कॉस्ट ऑडिटर? कंपनी का ऑडिटर कैन बी अ कॉस्ट ऑडिटर? द आंसर इज नो। कॉस्ट ऑडिटर को लाएगा कौन? मैंने कहा बोर्ड लेके आएगा। कारो का क्लॉज बताओ? मैंने कहा क्लॉज 6 पैरा 3 कारो 2020। हमको बस ये देखना है कि क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करे, अगर करे तो क्या कंपनी ने मेंटेन करें, बस यही छोटी सी चीज हमको देखनी है। अगली चीज, कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? मैंने कहा बोर्ड अपॉइंट करेगा। कितने टाइम में? 180 डेज में, ठीक है। उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में क्या इसको किसी को बताना पड़ेगा? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। मैंने कहा कितने टाइम में? 30 डेज में बताना पड़ेगा। द फॉर्म इज CRA2। CRA1 में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होंगे, CRA2 में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद CRA3। सर CRA3 में क्या होता है? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद क्या होगा? उसकी रिपोर्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे 30 डेज के अंदर अंदर इन द फॉर्म CRA4। देन वी टॉक्ड अबाउट द पेनल्टी। सर पेनल्टी के केस में क्या था? मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगी तो 25,000 से 5 लाख। अगर बोर्ड पे ऑफिसर्स पे या डायरेक्टर्स पे पेनल्टी लगेगी तो पेनल्टी विल बी 10,000 टू रुपीज 1 लाख रुपीज। फिर हमने बात करी थी ऑडिटर की पेनल्टी की। मैंने कहा ऑडिटर की पेनल्टी वही कंपनी वाली पेनल्टी 25,000 से 5 लाख और 4 टाइम्स द रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लोअर। फिर आपने एक पॉइंट याद रखा था कि अगर ऑडिटर का जो इंटेंशन है विलफुल डिफॉल्ट है, इंटेंशन टू डिसीव है, तो पेनल्टी बढ़ा दो। मैंने कहा पेनल्टी कितनी बढ़ा दें? 50,000 से 25 लाख, 50,000 से 25 लाख की पेनल्टी कर दो और 8 टाइम्स द रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लोअर, प्लस इसको ना जेल में डालो। मैंने कहा कितने टाइम तक? अप टू 1 ईयर की जेल करा देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर पार्टनर्स वाले कुछ स्पेशल केसेस थे, ये 2 पॉइंट्स लास्ट के आप एक बार रीड कर लेना। फिर हमने बोला फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन कैसी हो, तो मैंने कहा सेक्शन 129 ने कहा ट्रू एंड फेयर व्यू, प्लस आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करो, प्लस शेड्यूल 3 से कंप्लाई करो, और आपने ना और कुछ नहीं करना, बस ये 3 चीजें कर लेना। फिर आपने 3 पॉइंट्स हमने देखे थे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ MCQ, तो इनको आपने रीड करना और कुछ नहीं। देन वी टॉक्ड अबाउट सेक्शन 130 131। दोनों केस में एक ही बात थी, जब तक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं होगा मैं अपने अकाउंट्स को छेड़ भी नहीं सकता। मैंने कहा 130 में क्या हुआ था? 130 में हुई थी एप्लीकेशन। मैंने कहा एप्लीकेशन किसने करी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी और एनी अदर रेगुलेटर। किसको एप्लीकेशन करी थी? ट्रिब्यूनल को करी थी। एंड ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड था कि कंपनी के जो काम है वो फ्रॉडलेंट मैनर में चल रहे हैं, या फिर कंपनी के जो हरकतें हैं, मैनेजमेंट है, वो मिसमैनेजमेंट हो रही है, कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो पिछले 8 साल के 8 इयर्स प्रीसीडिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन और रिकास्ट करवा सकता है। 8 साल का गेम था। एंड सेक्शन 131 में कितने का था? मैंने कहा 3 इयर्स का। यानी अगर मैनेजमेंट को खुद को अंदर से फील आ रही है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 के हिसाब से नहीं बने हुए, या हमारी बोर्ड रिपोर्ट 134 के हिसाब से नहीं बन रखी, तो फिर उसको अपने पिछले 3 साल में से जो भी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगते हैं ठीक से नहीं बने हुए, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर लेके उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। फिर हमने बोला NFRA की बात। तो NFRA का काम क्या था? पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ, फिर उनसे कंप्लाई करवाओ, फिर लोगों को रिकमेंड करो कैसे अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें, या फिर कुछ और जो उसको चीज लगती है वो अपने हिसाब से करवा सकता है। किस कंपनी पे एप्लीकेबल है? मैंने कहा लिस्टेड कंपनी 1500 सर 1500 यानी पेड अप शेयर, सॉरी 500 1000 नहीं 1500 है, ठीक है। क्या क्या गलत मेरे को बोल रहे हो? ठीक है, सिंपल सी बात सर, हमने तो कुछ बोला ही नहीं तो मुझे गलत आ गया, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा, लोन्स डिवेंचर्स डिपॉजिट 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो गई, बड़ी कंपनीज, वेरी गुड अनिशा जी ने बिल्कुल सही बताया, बड़ी कंपनीज पे NFRA लगता है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी में AC चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसके बाद कौन सी कंपनी आएगी? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसका मन करे सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक इंटरेस्ट में, उसको भी NFRA से एप्लीकेबल करा दो। प्लस ऊपर दी गई कंपनी कि कोई एसोसिएट या सब्सिडरी जो बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और वो ऐसी वैसी नहीं है, उसकी इनकम और नेटवर्थ इज ग्रेटर देन, मैंने कहा कितनी? 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ ऑफ सच होल्डिंग बड़ी कंपनीज। यानी अगर पूरे ग्रुप की 20% से ज्यादा उसकी इनकम और नेटवर्थ है तो उस पर भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा।
प्लस अगर कोई ऑडिटर इन बड़ी कंपनीज को ऑडिट कर रहा है तो उसको क्या एनएफआरए को बताना पड़ेगा? यस, उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी एनएफआरए 2 में बाय 30th ऑफ नवंबर। ये बात भी आपने याद रखी थी बिकॉज उस टाइम पे हमारा लीन सीजन होता है। फिर हमने बात करी थी पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, सेक्शन 450 लग जाएगा सब पे। प्लस अगर कोई ऑडिटर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट करता है तो उसके ऊपर क्या होगा? मैंने कहा 1 लाख से 5 टाइम्स द रेम्युनरेशन। किस केस में? इंडिविजुअल के केस में। अगर मैं फर्म की बात करूं 5 लाख से 10 टाइम्स द रेम्युनरेशन एंड डीबार द फर्म और मेंबर फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑडिटर और वैल्यूअर। मैंने कहा कितने टाइम से लेके 6 महीने से लेके 10 साल तक की ये हमने बात करी थी। ट्रू एंड फेयर व्यू देखने के लिए क्या देखना है? बैलेंस शीट और पीएनएल। बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से, पीएनएल शेड्यूल 3 के हिसाब से। कोई एसेट अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, कोई एसेट ओमिटेड नहीं होना चाहिए, कोई लायबिलिटी ओमिटेड नहीं होनी चाहिए। एसेट के ऊपर कोई चार्ज है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करके चलना है। और क्या बोला था? अकाउंटिंग पॉलिसीज यानी नोट्स टू अकाउंट्स में भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। इज दैट पॉइंट क्लियर? क्या सारे बच्चे यहां तक मेरे साथ हैं? फटाफट बताएंगे, फिर हम डिविडेंड को रिवाइज करेंगे। इसके बाद तो ज्यादा चीजें रह नहीं गई हैं, 1-1.5 पेज का और रह गया, देन वील डू द क्वेश्चंस। ओहो, मजा आ गया। जल्दी बताएं सारे बच्चे मुझे। चंद दी कुड़ी, चंद दी कुड़ी मित्रा दी फैन। चले 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 डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। चलो डिविडेंड के बारे में ना मैं आपसे बातें करता हूं। सर जल्दी जल्दी बताओ, डिविडेंड कहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है? मैंने कहा आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। क्या डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी? पूरी लगानी पड़ेगी, पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2? द आंसर इज यस। उसके बाद एक बात बताओ, क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ पैसा रिजर्व में डालना जरूरी है? द आंसर इज नो। बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 1 रुपया भी रिजर्व में मत डालो और पूरा का पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या मैं पास्ट प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? द आंसर इज यस। बट जो पुराने वाले डिविडेंड वाले हैं, जो पुराने पास्ट प्रॉफिट्स है, उसमें भी प्रॉपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखी हो। अब एक बात मुझे बताना, क्या डिविडेंड का मतलब इंटरिम डिविडेंड भी है? द आंसर इज यस, इंटरिम डिविडेंड भी है। बट अगर करंट ईयर में हमको लॉस हो रहा है तब भी हम इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं? आंसर इज यस, बट एक कंडीशन है, इंटरिम डिविडेंड का जो रेट है वो पिछले 3 साल के रेट के एवरेज से कम होना चाहिए। वो पिछले 3 साल के रेट के एवरेज के जितना होना चाहिए उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी द रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी अप टू द एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मुझे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो क्या वो कंपनी के बैंक अकाउंट में रहेगा? मुझे ट्रांसफर करना है, आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मैंने कहा कितने दिन में? 5 दिन के अंदर अंदर। 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर करना है। और डिस्बर्स कितने दिन में हो जाना चाहिए? मैंने कहा टोटल 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन से डिस्बर्स होना चाहिए। अगर डिस्बर्स नहीं हुआ 18% का आपको ब्याज देना पड़ेगा। 18% का ब्याज देना पड़ेगा, यानी 18% इंटरेस्ट लगाया जाएगा। मैंने कहा कब से? 31st डे से। आईसीआई ने इसके ऊपर एमसीक्यू भी दिया था, हमने एमसीक्यू क्लास में भी किया है। 31st डे से उन्होंने 18% का ब्याज लगाया था। प्लस हर डायरेक्टर जो ये डिफॉल्ट करेगा उसके ऊपर लगेगा पर डे 1000 रुपए की पेनल्टी। क्या हमने क्लास में की थी? हाँ सर, 16,000 का आंसर आया था। कितने बच्चों को याद आ रहा है? 16,000 की हमने पेनल्टी लगाई थी। हाँ सर, 16,000 की पेनल्टी लगाई थी, प्लस अप टू 2 इयर्स की जेल भी डालेंगे। जेल वाली बात क्वेश्चन में नहीं थी। क्या कंपनी का डिफॉल्ट है क्या? अब एक बात बताना, क्या कंपनी का डिफॉल्ट है अगर शेयर होल्डर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और कंपनी कंप्लाई नहीं कर पा रही? द आंसर इज नो, शेयर होल्डर की गलती है। दूसरी चीज, अगर शेयर होल्डर कह रहा हूं, अगर कंपनी पे नहीं कर पा रही ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ की कोई दिक्कत हो गई तो इस वजह से नहीं दे पा रही, तो आंसर इज नो, तब भी कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज, कंपनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा देना किसको है, डिस्प्यूट हो रखा है, ए में डिस्प्यूट है, बी में डिस्प्यूट है, ए को देना बी को देना, हमको समझ नहीं आ रहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट द सम ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर से हमको पैसा लेना था, उसके अगेंस्ट हमने डिविडेंड को एडजस्ट कर दिया। ठीक है सर, ये पॉइंट्स याद है। प्लस अब एक बात और हमको बताओ, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद डिविडेंड डिक्लेयर होता है रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव होने से पहले डिक्लेयर होता है, तो एक बात बताओ, क्या लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, प्रोविजन बनाना पड़ेगा? द आंसर इज नो, बस हमको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर द AS 4 इंड AS 10। ठीक है। फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 30 दिन तक हमने पैसा रखा, 30 दिन तक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, पर वो पैसा ना गया नहीं शेयर होल्डर के पास, तो उसको कहां भेजना है? मैंने कहा 7 दिन के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट पे भेजना है आपने, इसके अलावा कुछ और नहीं करना। बट अगर आपने 7 दिन में नहीं भेजा ना तो इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम। सर यहाँ पे 12% क्यों है? क्योंकि पहले 18% इसलिए था क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा था, बट यहाँ पे आपने पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में तो रख ही दिया है, बस शेयर होल्डर तक नहीं गया, तो इसलिए हमने 18 को 12% कर दिया। प्लस आपने एक स्टेटमेंट फाइल करना है, मैंने कहा क्या, जिसमें लिखी हो डिटेल्स अबाउट द शेयर होल्डर जिसने कुछ पैसा क्लेम नहीं किया। मैंने कहा क्या क्या डिटेल, उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर नहीं लिखना, ठीक है, नाम, एड्रेस और कितना पैसा है डिविडेंड का वो आपको देना विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एक्चुअल ट्रांसफर बिल्कुल हम ये चीज देख के चलेंगे। वेरी गुड अनिशा जी। प्लस एक बात और बताओ,
7 साल तक ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहा, तो क्या मुझे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भेजना है? सर आपने तो बता ही दिया कहां भेजना है, तो आंसर इज यस, भेजना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, पेनल्टी कितनी है? जो भी व्यक्ति ये पेनल्टी काम खराब करेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी 500 पर डे, मैक्सिमम 10 लाख कंपनी के ऊपर। पहले तो 1 लाख, फिर 500 पर डे, मैक्सिमम 10 लाख। ऑफिसर की बात करूं तो 25,000, 100 रुपए पर डे, 2 लाख ये पेनल्टी लगती है। हो सके तो याद कर लो, नहीं भी हो सकती तो छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा? 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा, नहीं मिलेंगे 2 नंबर। सर ऐसे ना फील मत कराओ गिल्टी, याद करना है तो कर लेंगे, ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है, याद करके आना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आती है बात, क्या सर ये तो होमवर्क में दिया था, वैसे भी आप रीड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है बात सिंपल सी, इसमें हमने बड़ी मजेदार बात की थी। सर क्या हुआ था, एक लड़का था, उसने दूसरे लड़के को शेयर ट्रांसफर करे, मुझे नाम नहीं याद आ रहे दोनों लड़कों के, पता नहीं क्या क्या, महेंद्र नाम थे उनके, महेंद्र भूपिंदर, महेंद्र है एक भूपिंदर है, ऐसे याद रखो, एक महेंद्र है एक भूपिंदर है। महेंद्र ने भूपिंदर को शेयर ट्रांसफर करे, इसके रिगार्डिंग उसने ट्रांसफर डीड भी कंपनी को दे दी और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी दे दिया। तो कंपनी डिविडेंड किसको देगी, महेंद्र को या भूपिंदर को? सर वो भूपिंदर को देगी, भूपिंदर को देगी क्योंकि महेंद्र ने ट्रांसफर डीड भी दे दी है और लेटर भी दे दिया है। बच्चे कह रहे महेश और गोवर्धन थे, हाँ अब मुझे याद ही नहीं आ रहे, महेंद्र था, भूपिंदर था, महेश था, गोवर्धन। तुम बात को समझो, अगर 2 चीजें दे देता है शेयर होल्डर ट्रांसफर के टाइम पे, मैंने कहा क्या, ट्रांसफर डीड भी दे देता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी दे देता है, तो डिविडेंड मुझे दूसरे बंदे को देना है जिसके नाम में शेयर ट्रांसफर हुए। बट अगर सामने वाले बंदे ने मुझे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं दिया और ट्रांसफर डीड ही दी है सिर्फ, तो मैं इसको कहां ट्रांसफर करूंगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। यही बात इसमें यहां पे लिखी हुई है। फिर हमने बात करी थी क्या, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज करने की, तो साल में कितने दिन के लिए क्लोज कर सकते हो, मैक्सिमम 45 डेज, एक टाइम पे कितने 30 डेज के लिए, और क्लोज करने से पहले 7 दिन पहले का मुझे प्रीवियस नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें डेप्रिसिएशन के बारे में थी कि रेजिडुअल वैल्यू 5% तक ही हो सकती है, आप क्या डिफरेंट लाइफ ले सकते हो, बट इसके बारे में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। प्लस अगर आप एसेट को डबल शिफ्ट के लिए यूज करते हो तो 50% और डेप्रिसिएशन, ट्रिपल शिफ्ट के लिए तो 100% और डेप्रिसिएशन। क्या हम टैक्स का प्रोविजन नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा? द आंसर इज नो। अगर आप टैक्स का प्रोविजन नहीं बनाते, दैट मींस इट इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 128 एंड 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यू आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां पे ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा, प्लस बताएगा क्यों क्वालिफाई किया, क्योंकि आपने प्रोविजन नहीं बनाया। दैट मींस योर प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड, योर रिजर्व्स आर ओवरस्टेटेड एंड योर लायबिलिटीज आर अंडरस्टेटेड। ये कहानी आपने बस यहां पे लिखनी है। काउंसिल ऑफ आईसीआई से स्टार्ट कर देना ताकि आईसीआई के बंदे को लगे कि ये आंसर इसने बढ़िया वाला लिखा है। देन वी टॉक्ड अबाउट एलएलपी। एलएलपी को ऑडिट कब कराना पड़ेगा? तब कराना पड़ेगा जब उसकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है प्लस उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है। इसको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यस, हमने कैसे याद किया था? 60-30-30 सर, 60-30-30 यानी एनुअल रिटर्न तो 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिर उसके बाद हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब तक फाइल करने, यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, मैंने कहा 30-30 यानी 30 सितंबर से 30 डेज। 30 सितंबर कैसे आया? 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वहां से हमको 30 डेज लेके चलने हैं। फिर एक बात बताओ, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर से नहीं हो पा रहा तो मैंने कहा पार्टनर अपॉइंट करेगा। कैजुअल वैकेंसी भी यही दोनों में से कोई एक फिल करेगा। प्रेफरेंस इज ऑलवेज डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, इसके बाद एक बात बताओ, पहला ऑडिटर कब तक अपॉइंट होगा? मैंने कहा एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च की रात को 12 बजे एंड हो रहा है तो आप रात के 11 बजे भी अपॉइंट कर सकते हो, रात के 11:59 पे भी अपॉइंट कर सकते हो, बट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आप रात को 8:30 बजे भी तारक मेहता देखते देखते कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा निशा जी ने। फिर हमको एक बात और याद रखनी थी, सर अगर सेकंड ईयर है, सब्सिक्वेंट ईयर है तो कब करना? मैंने कहा 30 डेज बिफोर द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर हमको ऑडिटर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। अकाउंट्स में क्या लिखना है? एसेट्स लिखने हैं, लायबिलिटीज लिखनी है, इनकम लिखने हैं, एक्सपेंसेस लिखने हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना है, फिनिश गुड्स लिखना है, इन्वेंट्री लिखना है, यही सारी बातें हमको लिख के चलनी है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, सिंपल सी बात है, फ्रॉड और एरर डिटेक्ट करेगा, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा, और क्या करेगा? अल्टीमेटली जब पार्टनर छोड़ के आएगा तो उसके अकाउंट सेटलमेंट में हेल्प करेगा, लोन दिलवाने में हेल्प करेगा, यही सारे कामों में हेल्प करता है। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? 3 चीजें। पहली चीज क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेना, दूसरी चीज क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स को देखना, तीसरी चीज एलएलपी का एग्रीमेंट पढ़ना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिनट्स बुक लेना। ये 4 चीजें ऑडिटर को देखनी है। क्या क्या देखना है? एलएलपी का एग्रीमेंट, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस, क्लाइंट के रिकॉर्ड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी मिनट्स बुक्स भी देखनी है, उसका एग्रीमेंट भी देखना है। यही सारी चीजें हमको देखनी है। AS1 क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ऑफ गोइंग कंसर्न प्लस डबल एंट्री गोइंग कंसर्न और अक्रूवल बेसिस को फॉलो नहीं करोगे तो उसके बारे में क्वालिफिकेशन आएगी, या फिर आपने क्या नहीं किया, आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज किया, उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो आएगी, या फिर आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेके तो भी यहां पे दिक्कत आई जाएगी। राइट 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 राइट।
ओ माय गॉड, कंपनी ऑडिट फुल रिवाइज्ड। आई होप आपको एकदम मजा आ गया होगा कंपनी ऑडिट को रिवाइज करके। यूं ही चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी रिवीजन की। तब तक अच्छे से पढ़िए, खुशी खुशी पढ़िए और जल्दी सीए बन के अपना और अपने माता पिताजी का नाम रोशन कीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना निकम्मो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।